खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब से 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से दूसरी बार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान एनडीए के तमाम नेताओं का शक्ति प्रदर्शन होगा। एनडीए के तमाम बड़े नेता और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के कैबिनेट कुलीग इसमें मौजूद होंगे। इस नामांकन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद वो काल भैरव मंदिर में जाएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं लोकल लेवल पे कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने करना चाहिए। हमने हेकड़ी मारनी नहीं चाहिए। हम ही सब कुछ है, भगवान ने सब ज्ञान हमको ही दिया है। वो उसमें जो है उनका हाल देश की जनता ने क्या कर दिया, हेकड़ी मारने वालों का। 400 से 40 हो गए। हेकड़ी नहीं मारनी है दोस्तों, पूरी तरह सर झुका करके, हाथ जोड़ करके, नमन करके हमने नम्रता के साथ चुनाव लड़ना है। आप अगर मोदी के सिपाही है, हम जो टीवी में झगड़ा करते हैं या भाषण में झगड़ा करते हैं, उससे प्रेरणा मत लीजिए। दोस्ती, प्रेम, ये राजनीति में बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमें वो वापस लाना है। भाईचारा, प्रेम वापस लाना है। कोई मोदी को कितनी ही फट्टी गाली दे, आप चिंता मत करो भाई। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, लोग बहुत गालियां दे रहे थे, वो सुन रहे थे, हाथ लंबा कर करके उसको दे रहे थे, और वो अपना स्वस्थता से चले जा रहे थे। तो कहीं पर पहुंचे तो लोगों ने उसे पूछा कि इतना सारा आपको गालियां दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं, चोर है, लुटेरा है, ये है, वो है, आप क्यों ऐसा चल रहे हो? कुछ चिंता ही नहीं है आपको? आप पर कोई असर ही नहीं है? तो सज्जन ने कहा, देखो भाई, तुम बाजार में कुछ भी लेने जाओगे और लिए बिना आओगे तो तुम्हारे घर कुछ आएगा क्या? आएगा क्या? जिसको जो देना है देता रहे। अगर मेरी जेब में जगह ही नहीं है तो मैं कहां ले जाता हूं? मैं अपनी मस्ती से गुजरता हूं। आप भी जिसको जो गाली देनी है वो सारी मोदी के खाते में पोस्ट कर दो। मोदी के खाते में पोस्ट कर दो। और मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूं, खाद बना देता हूं। कितना ही गंदा कूड़ा कचरा हो, मैं उसमें से खाद बनाता हूं और उसी से कमल खिलाता हूं। मैं तो कभी हमारे साथियों को कहता हूं, मैं जब पार्टी काम करता था उस जमाने में नया नया टीवी का जमाना शुरू हुआ था, और रात को 9 बजे प्राइम शो एक बहुत बड़ी चीज रहती थी। और एक प्रकार से सभी टीवी चैनल वाले हंटर रखते थे, शिकारी रखते थे हंटिंग करने के लिए। 3-3, 4-4 गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी रहती थी और आपको स्टूडियो में उठा के ले जाने के लिए झगड़ा करते थे, क्योंकि उस समय उनको ये नई दुनिया थी। तीखी, तेज तर्रार चर्चा करने वाले लोग चाहिए, तीखा बोलने वाले चाहिए, ताकि उनका शो चले। तो वो ले जाते थे। और कभी कभी मैं देखता था कि मैं जाता था तो कुछ लोग, क्योंकि मैं गाली गलौज नहीं करता था,
तो फिर टीवी वाले कहते थे मोदी जी आपको बुला के क्या करेंगे, आप तो कुछ गर्मी पैदा ही नहीं करते हो आप गर्मी पैदा ही नहीं करते हो, हमें तो तू मैं करने वाला चाहिए। तो मुझे कभी कभी आर्टिफिशियली एक दो डायलॉग बोलने पड़ते थे ऑपोजिशन के लिए, ताकि जरा उनकी गर्मी चले, मुझे बुलाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तीसरी बात है, कम से कम खर्च में हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए हमारी अहमदाबादियों की एक पहचान है, मैं अहमदाबादी हूं पक्का। तो अहमदाबादी जो होते हैं ना, वो सिंगल फायर डबल जर्नी वाले होते हैं। बिना खर्चा चुनाव लड़ा जा सकता है। आप लड़ पाएंगे? हम ये बता सकते हैं जी, कम से कम खर्च से चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं तरीका बताता हूं। देखिए, आपके एक पोलिंग बूथ में मान लीजिए 1000 वोट है। 1000 वोट है मतलब 250 परिवार है। 250 परिवार है। 250 परिवार में आपके पास मान लीजिए बूथ में 25 कार्यकर्ता हैं, तो एक कार्यकर्ता के जिम में 10 परिवार उसके जिम में लगा दो और उसको बता दो कब तुम्हारा टीवी का खर्चा बंद, अखबार का खर्चा बंद, चाय का खर्चा बंद, नाश्ते का खर्चा बंद। तो शुरू में तो चिल्लाएगा, लेकिन करना क्या है, आपको जो 10 परिवार दिए हैं, तो सुबह की चाय के समय एक परिवार में पहुंच जाइए, नमस्ते जी, कैसे हैं जी, बेटा कहां रहता है, तबीयत कैसी है, मां दवाई वगैरह कहां लेती है, बस यही बातें करिए। और फिर वो कहेगी चाय पियोगे? हाँ हाँ जरूर चाय पीऊंगा। आपका खर्चा गया कि नहीं गया, चाय का खर्चा बचा कि नहीं बचा। फिर दूसरे घर जाइए, वहां बैठिए, अरे कौन सा अखबार आता है? अच्छा ये अखबार तो मैंने पढ़ा नहीं, लाभ पढ़ते हैं, अखबार उनका पढ़ना। फिर वो कहेंगे नाश्ता का टाइम हो गया। अच्छा, हमने सुना है आप तो बहुत बढ़िया नाश्ता बनाती है भाभी जी, हो जाए आज कोई गर्म हो जाए तो भाभी जी नाश्ता करा देगी। अखबार मुफ्त का, इतने में पता चलेगा कि यार 10 बजे टाइम्स नाउ पे मोदी जी का इंटरव्यू आने वाला है। तो फिर उनके घर में तो अंग्रेजी चैनल चलाते नहीं, वहां पहुंच जाइए, बैठिए सबके साथ, अरे सुना है कुछ टीवी पे आने वाला है, लाओ चालू करते हैं। टीवी किसका? उनका। बिजली किसकी? उनकी। टाइम्स नाउ किसी का? तीसरे का। और हम क्या करेंगे? देखेंगे, और उसमें कुछ गलत बात आती है तो जोरों से बात करेंगे ताकि उनका ध्यान न जाए, और अच्छी बात आएगी, अरे सुनो सुनो देखो क्या कह रहा है, देखो बिना खर्चे चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं। आपको मतदान के दिन, आने वाले जितने दिन बचे हैं, बस उन 10 परिवारों में चाय, उन 10 परिवारों में भोजन, 10 परिवारों में नाश्ता, 10 परिवारों में अखबार, 10 परिवारों का टीवी। देखिए साहब, आपका वजन भी 2 किलो बढ़ जाएगा। और फिर आखिरी दिन जाके कहेंगे कि माता जी ठीक है, आप इतने साल जिसको वोट दिया, इस बार तो मेरे साथ चलो। देखिए कमल का फूल एक बार तो दबा के देखो कैसी सुगंध आती है, देश महक उठेगा। अरे कमल के फूल पर बटन दबाओ, देश महक उठेगा। कर सकते हैं, बिना खर्चा
चुनाव हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि अगर आपने घर में भाजपा वालों को बुला के चाय पिलाई तो उसका भी खर्चा मोदी को देना पड़ेगा। दूसरा, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, आज हर कोई मोबाइल फोन उपयोग करता है। अगर आप सही चीज नहीं पहुंचाओगे तो गंदी चीज पहुंच जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी ऐप, इसको आप डाउनलोड कीजिए, दिन में 10 बार देखिए। किसी के भी घर जाते हैं ना तो उसमें 3-4 अच्छी फिल्म आई हो, उसको दिखाइए। नरेंद्र मोदी, देखो सब लोग मुझे दिखा रहे हैं, हर एक के मोबाइल में है। ये नरेंद्र मोदी ऐप पर जो पॉजिटिव खबरें हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिनका एक छोटा सम्मेलन पोलिंग बूथ का करना है, उन सबके मोबाइल में नरेंद्र मोदी ऐप होनी चाहिए और उनको कहना चाहिए, एक पढ़िए, आगे पहुंचाइए, देश का भविष्य तय कीजिए। भाइयों बहनों, बनारस का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि देश के पॉलिटिकल पंडितों को उस पर किताब लिखने का मन कर जाए, एनालिसिस करने का मन कर जाए। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप कार्यकर्ताओं से मैं मिलने आया हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अगर इस बीच में नहीं आया, देश के अलग अलग कोने में पार्टी के लिए काम के लिए चला गया, तो आपको मंजूर है? आप सब नरेंद्र मोदी हैं, आप सब नरेंद्र मोदी हैं। हर बूथ के आप पीएम कैंडिडेट हैं, हर बूथ के आप एमपी कैंडिडेट हैं। बूथ जिता के लाओगे और बूथ हारोगे तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? अगर बूथ हार गए तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? मुझे बनारस जीतने का मजा नहीं आएगा अगर मेरा साथी बूथ हार जाता है। भाइयों बहनों, मुझे पोलिंग बूथ जीतना है और श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन उठाया था, आप ही के प्रयत्न से हमें इस 21वीं सदी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में, आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, इस चुनाव जंग नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। ये लोकतंत्र का उत्सव है। हमें किसी को पराजित करने में टाइम खराब नहीं करना है, हमें जनता जनार्दन के दिल जीतने में जिंदगी खपानी है। हम दिल जीतने के लिए निकले हैं, दल तो अपने आप जीत जाएगा। और इसलिए दिल जीतना ये हमारा काम है। कोई भी दिल ऐसा नहीं हो काशी लोकसभा क्षेत्र का जिस दिल को जीतने की हमने कोशिश न कहो। और एक बार आपने दिल जीत लिया ना, तो दल को जिताने के लिए वो ही काम कर देंगे दोस्तों। और दल जीतेगा देश जिताने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भर रहे थे। वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि बूथ लेवल कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद बूथ लेवल कार्यकर्ता रहा हूं और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो सही मायने में वही मेरी काशी की जीत मानी जाएगी। ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी यहां से काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और 11:36 से 12:24 तक का अभिजीत मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है, जिस पर वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इसके लिए तमाम एनडीए के नेता पहुंच चुके हैं। इसकी लाइव कवरेज दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
पीएम मोदी ने विजय का शंखनाद कर दिया है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि काशी को जीतने का काम कल ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कमल खिलाने और लोगों का दिल जीतने निकला हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई गाली दे तो चिंता मत करो, मैं गंदी से गंदी चीज से खाद बनाता हूं और उसमें कमल खिलाता हूं। इस दौरान उन्होंने काशी की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। होटल डी पेरिस में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां पर लगभग 3000 बूथ लेवल कार्यकर्ता थे। ये वही कार्यकर्ता हैं जिनको पोलिंग के दिन यानी 19 मई को तमाम बूथों पर जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बूथ लेवल मैनेजमेंट करना है। यहां पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में एक बूथ लेवल कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भी पार्टी के लिए पोस्टर चिपकाए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत बहुत नीचे से की है। कल के रोड शो की बात उन्होंने की और उन्होंने एक तरह से ये जता दिया कि उनका रोड शो कल एक तरीके से विजय जुलूस था। उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर वो पहुंचे, मां गंगा की आरती की और आज एनडीए के तमाम बड़े नेता, जिसमें तस्वीरों में हमको नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, पळनिस्वामी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रकाश सिंह बादल दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही हैं, ऐसे तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार अभी अभी पहुंचे हैं। एआईएडीएमके के नेता काफी देर से मौजूद है। राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद है, सुषमा स्वराज भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जनता दल यूनाइटेड, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है, लेकिन 2014 में जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से अलग होकर चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन बिहार में राजनीतिक समीकरण बदला। भले से ही उन्होंने लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार के नाम पर इस गठबंधन को तोड़ लिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। इसके अलावा जो बाकी घटक दल हैं वो तमाम ऐसे घटक दल हैं जो 2014 से ही साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसमें एक घटक दल शिवसेना भी है। उद्धव ठाकरे भी यहां पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। ये एक ऐसे एलआई थे जिन्होंने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की बेहद कटु आलोचना की, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ नहीं रहे तो इसका फायदा एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को हो सकता है, इसीलिए अंत में दोनों साथ आए और अब एक साथ महाराष्ट्र की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एनडीए की खाका है। ये एनडीए की वो तस्वीरें हैं जो हम सीधे इस वक्त बनारस से देख रहे हैं। ये तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होंगे। अभिजीत मुहूर्त में यह नामांकन होना है। सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का समय है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कार्य सिद्धि के लिए मुहूर्त होता है, यानी जिस काम का आप संकल्प लेते हैं। हमने देखा था कल किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मैया के सामने संकल्प लिया था, उन्होंने संकल्प किया था। तो ये संकल्प सिद्ध करने के लिए आज वो नामांकन करने वाले हैं और उनके मन में यही बात होगी कि काशी की जनता का, देश की जनता का किस तरह से बेहतर भला वो कर सकते हैं। और इसी बात के संकेत, इसी बात को कहने की आज कोशिश उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सामने की। हमारे साथ इस खास बहस में बात करने के लिए कि प्रधानमंत्री के रोड शो के क्या मायने हैं, नामांकन के बाद वो क्या तस्वीरें देख रहे हैं पूरे देश की, और साथ ही साथ ये समझने के लिए कि उनका कल का रोड शो क्या विजय जुलूस में बन गया था। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन पल्लवी शर्मा है, सर्जना शर्मा है जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, कल भी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं ये कहीं एक विजय जुलूस तो नहीं बन गया है, और प्रधानमंत्री ने आज उसी शब्द को उठाया और उसी शब्द को आगे बढ़ाया। क्या प्रधानमंत्री के लिए कल का रोड शो और आज का नामांकन एक तरह से विजय जुलूस साबित होने वाला है? जी बिल्कुल दीपक भाई, जो कल हम चर्चा कर रहे थे वही आज मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सही मायने में यही कहा जाए। और उन्होंने कहते कहते एक और बात कह दी
अगर मैं नहीं आया तो चलेगा ना, यानी उन्होंने वो जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे ये विश्वास भी प्राप्त कर लिया कि तुम समझो अब मैं तुम्हारे हवाले कर जा रहा हूं, तुम सब मोदी हो। तो ये जो आत्मविश्वास भरना और फिर एक ऊर्जा के साथ बात करना, मुझे लगता है यही उनकी संवाद का सबसे बड़ी ताकत है, जिसको लेकर मोदी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं, ओजस्वी वक्ता हैं और उनकी ओरेटरी मेरे ख्याल से वही जो ऐसे रिश्ते जोड़ती है जिससे वो जुड़ाव महसूस करता है और कार्यकर्ता उत्साह में पूरा अपने आप को झोंक देता है। कार्यकर्ता उत्साह में अपने आप को झोंकेगा। लेकिन पल्लवी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, पूरे चुनाव गुजरने वाले हैं, 3 दौर के चुनाव हो चुके हैं, 4 के बाकी हैं, मेजर कैंपेन्स जो हैं वो लगभग खत्म होने पर आ गई हैं, या कहें ढलान पर है तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा आधी से ज्यादा 302 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक भी शो इस तरह से नहीं आया कि टीवी वाले लगातार उसको चला सके। आप प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कहते हैं, लेकिन प्रचार करने में गलती क्या है? मुझे आप ये बताइए कि क्यों आप उनके कंपटीशन में या उनके बराबर एक रोड शो, एक बड़ी भव्य रैली क्यों नहीं कर सकते? क्यों तक उनके तरीके से आप प्लान नहीं कर सकते हैं? मैंने देश की जनता है पल्लवी ये जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसी क्या कमजोरी है? देखिए, कमजोरी की बात नहीं है दीपक जी। तो किसकी बात? मैं जवाब दे रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कल सिद्ध किया कि उनको वो जो कोटलर मार्केटिंग अवार्ड मिला था उनको, वो किसी वजह से मिला था। आप लोग तो कह रहे हैं वो फर्जी अवार्ड था। आप खुद लोग कह रहे थे कि वो फर्जी अवार्ड है, कोटलर अवार्ड। एक मिनट, वो मार्केटिंग के लिए अवार्ड था, इसीलिए हम प्रधानमंत्री को प्राइम मार्केटिंग मिनिस्टर भी कहते हैं, प्रचार मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि उन जैसे मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है आप कहते ही रह जाएंगे और वो चुनाव जीत के आगे चले जाएंगे। आप कहते ही रह जाएंगे, वो चुनाव जीत के आगे चले जाएंगे। देश की जनता 23 में कुछ तय करेगी। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? वो तो देश की जनता 23 में कुछ तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे हास्यास्पद ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि बिना पैसों के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। ये मुझे हास्यास्पद लगता है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी का प्रधानमंत्री जो देश की सबसे अमीर पार्टी हो, जिसकी आय 570 करोड़ से 1100 करोड़ हो गई हो केवल 3 वर्षों में, जो 1100 करोड़ के कार्यालय में जो पार्टी स्थापित हुई हो, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वयं 3700 करोड़ 3700 करोड़ की सिर्फ विदेश यात्रा करके आए हो, जिन्होंने 3500 करोड़ अगर विदेश सिर्फ अपने विज्ञापन में क्या है? मुझे एक लॉजिक तो समझाइए कि भाई ये मैं बता रही हूँ क्या गलत है। मैं बता रही हूँ बताइए ना। मैंने सवाल आपसे पूछा आम और आप जवाब दे रही हैं अनार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसा शो क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस ऐसा शो पल्लवी क्यों नहीं कर सकती? मुझे एक रीजन बता दीजिए। जवाब देने दीजिए, आप एक ही बार सवाल खत्म कर लीजिए। नहीं, मैंने सवाल खत्म कर लिया, पर आम को अनार में मत जवाब दीजिए। मैं वही जवाब दे रही हूँ, आप मुझे खत्म करने देंगे तो आपको समझ आएगा। मैं देखिए, आपने कहा मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, आप खुद उत्तेजित हो रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आराम से बोल रही हूँ। 3700 करोड़ सिर्फ विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खर्च कर दिया गया, 2200 करोड़ विदेशी यात्राओं में खर्च कर दिया गया। ऐसे पार्टी जिसके पास इतना धन हो, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% मिल गया हो, 210 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला हो, वो पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि वो ऐसे बड़े बड़े दिखावे कर सके, जनता की आवाज को इन बड़े दिखावों और शोर शराबों में दबा सके। वाराणसी के किसानों जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी आवाज को इस शोर शराबे में दबा सके। वो छोटे वीवर जो साड़ी बनाते थे बनारस में और मशहूर थे, उसके लिए जीएसटी से उन्हें अपनी दुकानें ठप करनी पड़ी, उनकी आवाज को चुप करा सके। इस बड़े शोर शराबों में ये भाजपा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के पास ना ही इतना काला धन, ना ही इतनी राशि इकट्ठा है कि वो ऐसे शोर शराबे या बड़ी व्यवस्था बात शुरू हुई थी कोटलर से। आपको किसने रोका है मैनेजमेंट की फिलॉसफी के ड्रकर को लेकर से? पल्लवी एक बात कहना चाहता हूँ। हम जमीनी पार्टी है, जमीनी मुद्दों की बात करते हैं, इस बड़े शोर शराबे दिखावे में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, अब मैं नवीन जी जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इससे बीच में बोला ही नहीं, मैं क्या पूरा बोलूं। अभी कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता बहन बोल रही थी कि 210 करोड़ रुपए बॉन्ड मिल गया, और जो बॉन्ड ये भी कम बता रहे हैं, वो भी कम बता रही थी, ये भी कम बता रहे हैं। चलिए बोल लीजिए। मैं तो दीपक जी की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा कम करके बता रहे हैं। अच्छी बात। 210 उन्होंने बताया, मैं वही आंकड़ा बता रहा हूँ, मुझे मालूम उनको जानकारी होगी। मेरा ये कहना है कि 210 करोड़ रुपए मिल गया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो किस उद्योगपति या दूसरे लोगों ने चंदा दिया। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री 3 महीने आए, 280 करोड़ रुपए मिले। और बीच में पल्लवी जी बोला नहीं था। अगर आप बीच में बोले तो मैं गारंटेड कहता हूं कि पूरा शो के समय में आप बोल नहीं पाएंगे।
मत नहीं, बोलिए ना, धमकी मत कुछ तो दीजिए। शालीनता दीजिए, ये धमकी कम से मत कम। अरे दीजिए। धमकी नहीं, कम से कम ये आप धमकी अपने मत दीजिए। अपने पॉलिटिकल आप बोलिए, पार्टी, मैं बीच अपने में नहीं नेताओं बोल का रही। आचरण यहाँ मत लेकर आप के आए। बोलिए, मैं आप बीच में नहीं बीच में बोल मत रही, बोलिए धमकी मत दीपक जी। ये दीजिए देखिए, मैं बीच में मुझे इसलिए नहीं धमकी बोला मत दीजिए, क्योंकि ये था, धमकी मत दीजिए। धमकी आप देखिए, माइक को कैप्चर मत करिए। प्रजातंत्र के हाँ, ठीक अंदर है, सबको ओके। अपनी बात कहने हम- का अधिकार है। हाँ। पल्लवी और नवीन आपस में नहीं, लड़ बिल्कुल लीजिए, ये बोल- जनता हाँ। डिसाइड कर लेगी कि नहीं, किस दूसरी साइड बात को अच्छी नहीं है, लगी। ये अब 281 करोड़ रुपया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने मात्र 3 महीने, और 3 महीने में उनके घर को, उनके रिश्तेदारों को ऐसे नकद मिल रहा है, कैश। अरे वो क्या कहां से आया? पूछ रही हैं आप, क्या जवाब दूसरी दे रहे हैं? बात, नवीन, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? वो दीपक कह रही है जी, कि आपको सबसे ज्यादा मैं चंदा वही मिला। बता रहा हूं। मिला ना आपको, अरे तो मान हमको लीजिए। चंदा बोले मिला, हमारी पार्टी काबिल है, हमको अरे चंदा मिला, भारतीय दिक्कत क्या जनता है? पार्टी के 9 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके पास कार्यकर्ता है क्या? फिर कम कर दिया आपने 11 करोड़ से तो 9 मैं ये- करोड़ पे आ मैं गए। अभी 2 करोड़ आपने कम कर दिए। दीपक नवीन जी सुन लीजिए, फैक्ट तो सही रखिए ना। हमारे मेरी कुछ बात, सीखिए हम नरेंद्र मोदी अच्छा जी ठीक से। है, वो मेरी बात सुन लीजिए। 11 करोड़ बोलिए। मैं चलो 11 करोड़ कार्यकर्ता, सबसे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अपने हर कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगा करके काम करता है। कांग्रेस की तरह तो है नहीं ना साहब। दूसरी बात, इनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, इनके पास काला धन था 281 करोड़ रुपए, तो 3 तो महीने में इनका काला धन निकाला आपने, इनको जेल में डाला, 281 जेल में डाला, जेल जमानत देके घूम रहे हैं, जमानत तो हम नहीं देते, जमानत अदालत देते। अरे दूसरी बात, आप तो जानबूझ के इनके कल लिए कोई कार्रवाई नहीं दूसरी कर रहे। बात, अगर चाहते तो 5 साल में इनको जेल में दूसरी डाल बात देते। दीपक जी, कल के काशी के रोड शो में 7 लाख से भी ज्यादा लोग थे शामिल। चलो इसको 5 और लाख ये- बोल दो। नहीं इसको साहिर, 5 लाख। मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं, ये 5 अखबार लाख बोल दो। न्यूज़पेपर, इसको 5 लाख बोल आज के सभी समाचार पत्र बोल रहे हैं 7 लाख से भी ज्यादा लोग थे, अपार जनसमूह। और वो अपार जनसमूह कहीं से किराए पर लाया गया नहीं था, दीपक जी, वो सबके सब अपने आप निकल करके आए थे। वो देश का मजबूत प्रधानमंत्री चुनने के लिए आए थे, देश में सशक्त सरकार चुनने के लिए आए थे, देश में भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए आए थे। कांग्रेस पार्टी आज बात कर रही है कि उसके रोड शो में लोग नहीं आते, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल का मैनेजमेंट है हमारा, जल्दी से। बूथ लेवल तक 20 हमारे सेकंड कार्यकर्ता है, सेकंड कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है। पल्लवी को और जवाब देने कांग्रेस के जब कार्यकर्ता जाना नहीं है, पल्लवी को जवाब कांग्रेस के देने जब कोई कार्यकर्ता, हाँ तो नहीं, आपने बीच में रुके नहीं, इसलिए बता रहा हूँ बीच में। आज जो चलिए, एक कार्यकर्ता है कांग्रेस के पास किराए पर कार्यकर्ता नहीं मिलता। आपको सोशल मीडिया पर एक क्लिप डालेंगे कि पल्लवी और नवीन किस तरीके से जगह रहते हैं। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। कार्यकर्ता थे, आप क्यों कह रहे हो? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए। वो पूजा अर्चना करेंगे। सीधी तस्वीरें आप काल भैरव मंदिर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। मनीष भाई, कल ही हम बात कर रहे थे कि बनारस के कोतवाल के दर पर जाएंगे। बनारस के कोतवाल की पूजा क्यों होती है? कार्य सिद्धि के लिए होती है। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक दीपक भाई, जितना मैंने पढ़ा समझा और बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडितों से बात की, उनका ये कहना है कि कलयुग में भगवान शंकर ने काल भैरव को ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में दंड देने का काम अगर कोई करेगा और किसी के पास वो अधिकार होगा, दैवत्व होगा, तो वो केवल काल भैरव के पास होगा। इसलिए कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि अकाल मौत और ये सारी बातों से अगर बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ को अगर पाना है तो काल भैरव को मनाना है। आदि और शक्ति यानी शिव और मां शक्ति दोनों की अगर पूजा करनी है और पूजा के बाद अगर उस पूजा सिद्धि का आखिरी पड़ाव कोई होता है, जैसे वैष्णो देवी भी आप जाएं, तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तब होती है जब आप काल भैरव के मंदिर जाते हैं। बिल्कुल। तो कलयुग के देवता के रूप में, कलयुग के दंडाधिकारी, उस इलाके के कोतवाल अगर कोई है तो वो केवल काल भैरव है दीपक भाई। और कल जो हम ये चर्चा कर रहे थे, शब्द वही बात आज कई अखबारों ने भी लिखी है। बिल्कुल, कई अखबारों ने उस बात को लिखा है। लेकिन पल्लवी, जिस बात पर हमने बहस को बीच में रोका था वो बात ये थी कि सवाल नवीन ने उठाए। इन्होंने भले कई बात करी हो, लेकिन रोड शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसों से क्या मतलब? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, अगर आप में दम है, अगर आप में ताकत है, तो आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपके जो कमिटेड काडर है, वो निकलकर सड़कों पर अपने आप आ जाएगा और वो प्रेरित करेगा लोगों को कि वो सड़कों पर आ जाए। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका जी ऐसा कुछ करने की हिम्मत तो दिखाते। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई सफल रोड शो नहीं किया है, लेकिन इस बार आपका प्रचार पूरी तरह से ठंडा दिखाई दिया। ऐसा दिखाई दिया कि 2019 नहीं, शायद आप 2022 या 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैंने इसका जवाब ब्रेक से पहले भी दिया और मैंने यही कहा
कि कांग्रेस नहीं, आपने ये कहा इनके पास पैसा है इसलिए अच्छा रोड शो इन्होंने कर दिया, उसको मैं नहीं मानता। नहीं, मैंने नहीं कहा कि रोड शो इसलिए अच्छा कर लिया, मैंने कहा ये दिखावा और शोर शराबा ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मात्र 3 साल में 570 करोड़ से 1100 करोड़ की आय पहुंच गई और देश की सबसे अमीर पार्टी है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या ये नवीन जी कह सकते हैं हम देश की सबसे अमीर पार्टी नहीं? मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों से जुड़कर जमीन की लड़ाई लड़ रही है। ये शोर शराबा दिखावा ये भाजपा को मुबारक, क्योंकि इनके जमीनी मुद्दों से कोई लेन देन नहीं। आपने कब सुना मोदी जी ने फिर भी ये जीत रहे हैं, फिर भी ये जीत रहे हैं, फिर भी ये जीत रहे हैं। आपको कैसे पता? नहीं, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज तक पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिछले 5 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आपको हराया। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात छोड़ दी जाए, क्यों छोड़ दी जाए? सबसे आखिरी में 5 राज्यों के चुनाव हुए, चलिए 5 में से 0 कांग्रेस मई को पार्टी के पास है। आपको ये मानना पड़ेगा कि एडवांटेज बीजेपी है इस वक्त, कम से कम आज के जंक्शन की बात की जाए तो। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस बताओ ना, भाजपा के पास कितने पैसा? नहीं आप लगातार बीच में बताइए। नहीं बोली मैं, थोड़ी हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, भाषण सुन रहा देखिए, था। वाराणसी बताइए, में लोगों की तकलीफें हैं, जो लोगों की तकलीफें हैं, वहां के जो मल्ला कम्युनिटी है, वहां पे जो हैंडलूम जो साड़ियां बनाते थे, छोटे व्यापारी का तबका था, उनकी जो समस्याएं हैं, क्या मां गंगा का जल बिल्कुल विरल और साफ पीने योग्य कर दिया मोदी जी ने? आरटीआई कहती है सिर्फ 20% जो फंड पूरा नमामि गंगे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया, बाकी फंड कहां गया? और मोदी जी ने 2014 में कहा था गंगा मैया ने बुलाया, मैं आऊंगा, बताता हूँ किया क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नवीन जवाब में गंगा मैया का जल इतना अविरल है कि मोदी जी अविरल तो नहीं, अविरल का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल साफ। अविरल का मतलब यह होता है कि बिना रोक टोक के गंगा बहती रहे, उसको अविरल कहते हैं। निर्मल को होता है कि अविरल नहीं बह रही है, इसी को लेकर विवाद था। इतने बांध बने हुए हैं, गंगा अविरल कहां बहेगी नवीन? 80% से ज्यादा गंगा में गिरने वाले जो डैम, जो गंदे पानी बांध गंगा में गिर रहे थे, वो सारे बंद हो गए। उस सरकार ने काम किया है। चलिए ना, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। मुझे ये बताइए ऐसे शो करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। मुझे लगता है इसमें पैसे का रोल है, ऐसा मैं नहीं मानता कि पैसे का रोल नहीं है, लेकिन उसके लिए सोचने की ताकत, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ताकत और इस तरह से प्लान करने की ताकत, क्या ये तीनों चीजें कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास है? और अगर है तो 2019 में उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दीपक जी देखिए, जैसा पल्लवी जी कह रही हैं कि ये पैसे से ऑर्गेनाइज शो है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब उमड़ कर आया है, लोगों ने जो अपना प्रेम दिखाया है, वो किसी पैसे से इस तरह के लोग नहीं आते। दूसरा ये है कि बीजेपी संगठन पर आधारित पार्टी है, इसलिए ये जो पूरा बनारस में उनका नॉमिनेशन और उससे पहले जो रोड शो है, ये वेरी वेल प्लान्ड, आर्टिकुलेटेड और बहुत अच्छे से प्लान किया गया और हर समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने और मैसेज देने का उनका एक बीजेपी ने जिसको प्लान किया। आप देखिए मोदी जी की ड्रेस से लेकर और उसमें सारा मारवाड़ी समाज, बंगाली समाज, सबको साथ में जोड़ना, सबको लेके चलना, गंगा की आरती करना और हर व्यक्ति से कनेक्ट करना अपने आप को। अब देखिए एक मुस्लिम इलाके से जब वो गुजरे, वहां एक व्यक्ति शॉल लेके उसने इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे दे दो, और वो शॉल उन्होंने ले ली उससे और उसके बाद उनके ऊपर फूलों की लगातार बारिश हुई। तो ये भी एक जनता से जुड़ना एक अपने में एक बहुत बड़ी, आप तो खुद आप देखते कि क्योंकि मोदी जी एक कार्यकर्ता से उठे, 1 मिनट रुकिए, आप बहुत बोले, आप खुद एक रिपोर्टर से लेकर आप एडिटर की पोस्ट तक पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारी चीजों को जानता है, प्लान करना जानता है। तो बीजेपी ने जिस तरह से अपना एक मिनट सर्जना जी, मैं आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ रही है, गले में माला है और पत्तों की माला दिखाई दे रही है। क्यों? तुलसी होगी शायद, तुलसी होगी शायद। तुलसी तो नहीं है, बड़े पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते बड़े छोटे होते हैं, बड़े पत्तों की माला है और प्रधानमंत्री बनारस की सकरी गलियों से निकल रहे हैं। साथ ही साथ अगल बगल में जो लोग हैं उनके पास भी जा रहे हैं, उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होने वाली बात है। और प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए, गाड़ी के ऊपर खड़े हुए, सीट के ऊपर खड़े हुए और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, हमने देखा कल उनके रोड शो के दौरान भी चारों तरफ लोग जमे हुए थे, लोग डटे हुए थे और प्रधानमंत्री अब अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए। काल भैरव मंदिर की तस्वीरें हैं। उस माला का महत्व देखिए दीपक भाई, आमतौर पर मैंने देखा है, कल आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री जो भी माला
पहन रहे थे या उन तक पहुंच रही थी वो वापस जनता के बीच आ जनता को रही फेंक। थी। लेकिन आज जो माला वो अंदर से पहनकर आए हैं मंदिर से, उन्होंने बाकायदा अपनी एसयूवी में रखा उससे अंदर। बिल्कुल, इसीलिए भगवान- धार्मिक महत्व जरूर रहा होगा। सर्जना जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जी देखिए, एक तो बनारस शहर का जो मिजाज है वो भारत के बाकी शहरों से बहुत अलग है। ये सिटी वैदिक है, पौराणिक है, और ये इस सिटी के बारे में कहा जाता है कि 3 लोक से न्यारी काशी, यानी स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक, इन तीनों में ये सबसे अलग है। भगवान शिव प्रलय भी आती है सृष्टि में तो कहते हैं इस सिटी को अपने त्रिशूल की नोक पर रख लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है और इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि यहाँ अगर कोई आत्महत्या भी करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है। दूसरा, यहाँ अन्नपूर्णा, आप अगर जैसे आप सिटी के बारे में बता रहे थे, यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो अन्नपूर्णा देवी हैं। काशी को वरदान है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी आए भूखा नहीं सो सकता। तो ऐसी नगरी ने मोदी जी को एक्सेप्ट किया अपने साथ। और जैसा कि मेरे वहां के लोगों से बात हुई, लोकल रिपोर्टर्स ने बताया कि 5 साल में बहुत कुछ बदलाव आए और कल ये जो लोग आपको नजर आए वो लोकल लोग ज्यादा थे और बाहर के लोग कम थे। पल्लवी, आपने देखिए, संजना को इस सुना, बात मैं को- यही बोल रहा इस हूँ, बात को- ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, ऐसा देखिए, क्यों? इस बात का कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये जो लोग थे लोकलाइज थे या भाजपा के कार्यकर्ता। जनता- अकॉर्डिंग टू द लोकल मीडिया, पल्लवी, अकॉर्डिंग टू लोकल ही मीडिया। नहीं सकते, ये मैडम, बात आप तो मुझे तय कह है। रही थी बीच आप- में मत बोले। हाँ। कांग्रेस ने कभी ना जनता का सम्मान किया, अगर भाजपा जनादेश का यहाँ पे सम्मान किया। नवीन जी स्वयं कह रहे थे कि हमारी पार्टी में 9 करोड़ कार्यकर्ता है, मैं बोल रही हूँ उसके 1/3 भी अगर आए हो अलग अलग राज्यों से तो क्या इतनी अरे भीड़ कमाल इकट्ठी है, नहीं हो भाई, सकती? हमारे देश के दूसरी कार्यकर्ता बात- अलग चुनाव अच्छा, में- मुझे पल्लवी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी यहाँ पार्टी के बात- पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। अगर कांग्रेस अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करने की कोशिश करे देश भर से, तो वो आ नहीं नहीं आ सकते। सकते। अगर आप ये कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत और असत्य है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में राहुल ज्वाइन करने गांधी जी की ताकत रैलियों नहीं में आप कांग्रेस ने। देखिए, पूरे देश भर से कार्यकर्ता भेजे। अरे आप 5 लाख बोल वोट रहे पाए हैं, आपके बीच पास। में मत हम बोलिए। दूसरी बात अभी करें, पूरा आपने दिन- कार्यकर्ता, या आपके पास किसान- कार्यकर्ता नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं है। देखिए, आप जनता से दूर हो गए, राहुल इससे दूर हो गांधी गए जी क्योंकि की जनता के रैलियों प्रति में आपकी जिस कोई प्रकार जिम्मेदारी जन समझी नहीं सलाह आपने। क्या भी नहीं किया कभी आपने वो जनता के पूरा लिए। देश देख रहा है। ये सारा रोड शो, देश ये जानता दिखावे, है ये कि मोदी जी आपने करने केवल में- अपने परिवारों के मोदी पेट जी भरने के सबको अलावा करने में कुछ नहीं किया। बहुत और आपके परिवारों के पेट सशक्त कितने है, भरे वो कर हैं? सकते हैं ये लिमिट सब। है। थोड़ी सभ्यता के साथ बहस। मैं सही बोल रहा हूँ। आप ये एक भाजपा के प्रकार प्रवक्ता में सभ्यता है। नहीं, ये तरीका गलत। भाजपा के प्रवक्ताओं में सभ्यता है। मतलब सभ्यता कांग्रेस में है, वो लगातार बोले जाए बीच में, मैंने सभ्यता आपके है। बीच नहीं बोला। आप ठीक है, झूठ मुझे है। आप मैं दोनों एक बात झगड़ते कहना रहिए, चाहती हूँ, बस। आप दोनों जो झगड़ते रहिए। मैं आप- सर्जना और मनीष जी से ही बात करूंगा। फिलहाल लेता हूं एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिले होटल डी पेरिस में। उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक लंबा भाषण दिया और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरी। उन्होंने उनसे यह तक कह दिया कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो चलेगा क्या, यानी प्रधानमंत्री ज्यादा प्रचार काशी के अंदर नहीं करेंगे। कल के रोड शो में ही उन्होंने अपनी जीत की इबारत लिख दी है, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। शहर कोतवाल कहा जाता है काल भैरव बाबा को, और काल भैरव के इन दर्शनों के बाद कार्य सिद्धि का आशीर्वाद लेकर वो 11:36 से 12:24 के बीच अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इसकी विशिष्टता यह भी है कि बिना विशेष योग के भी इस मुहूर्त में किया गया काम फलदायी होता है। साध्य योग ने नामांकन के दिन इसे शुभकारी बताया गया है, यानी इस योग को शुभकारी बताया गया है और इस योग के बाद कार्य सिद्धि होती है। प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक है, अगर उनकी हम बात कर लें तो जगदीश चौधरी जो डोम राजा के सुपुत्र हैं, वो इसमें एक प्रस्तावक है। सुभाष गुप्ता एक वरिष्ठ भाजपाई हैं, वो इसमें प्रस्तावक है। नंदिता शास्त्री जो कि प्रधानाचार्य है एक महिला विश्वविद्यालय की, वो इसकी एक प्रस्तावक है। और साथ ही साथ एक चौकीदार भी इसमें प्रस्तावक हो सकता है। हम लगातार ये कह रहे थे कि एक चौकीदार भी प्रस्तावक हो सकता है। तो काल भैरव बाबा के दर्शन, कार्य सिद्धि का आशीर्वाद, इसके अलावा क्या, शहर कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को, आप बता रहे थे। मनीष भाई ये बताइए कि काल भैरव की पौराणिक मान्यता और क्या कुछ है। देखिए, काल भैरव को जितने जो भी काल, जिस तरह से आप समझे कि कोई ऐसा मौका जो आपके जीवन में आए जिसका कोई
आपको रिजल्ट दिखाई न दे, या जिसकी पूजा के साथ, जिसकी उपासना के साथ आप उसे कार्य सिद्धि कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो काल भैरव ही हैं। कलयुग में काल भैरव को सारे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है, आदि और शक्ति। जैसे दीपक भाई वाराणसी में बाबा विश्वनाथ हैं, वहां पर शक्तिपीठ भी है, दुर्गा कुंड है। जैसे सर्जन जी कह रही थी कि भाई वहां पर अन्नपूर्णा देवी का वास है और वहां पर उनका पीठ है। तो ये माना जाता है कि जब एक पूरा परिवार लेकर अगर बाबा विश्वनाथ वहां बैठे हैं तो वो नगरी देव नगरी हो जाती है, देवलोक हो जाता है। ऐसे में चौकीदारी का जिम्मा किसी के पास है जो कि उस पूरे देवलोक की चौकीदारी करे और वहां पर प्रशासन और प्रबंधन सब ठीक ठाक रहे, वो जिम्मा काल भैरव को दिया गया है। काल भैरव का ये कहा जाता है कि जब भी आपकी कुंडली में सारे ग्रहों पर अगर कोई संकट है या आपके ग्रह गोचर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अगर ठीक नहीं चल रहे तो काल भैरव की उपासना बताई जाती है। काल भैरव का मतलब यहां पर आप शनि को भी शांत कर सकते हैं और मंगल भी शांत होते हैं। ये इसका पौराणिक वत्व। मैं पंडित पुजारी नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा लिखा, जितना समझा और पूजा अर्चना के जो विधि विधान है ये मैंने बताने की कोशिश की। अगर मेरे किसी भी वक्तव्य से शास्त्र को कहीं भी कोई धक्का लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बिल्कुल, हमने आपकी बात को जनता ने आपकी बात सुन ली है और हम इस वक्त सीधे चलते हैं बनारस, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी संतोष ओझा, जो बहुत अच्छी तरह समझते हैं